अस्सलाम वालेकुम। एडीपी क्लास बायोलॉजी। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, जिसमें हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट किए हैं। कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स और उनकी क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था। आज कल के लेक्चर से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर फार्मूलाज हैं, कुछ मोनोसेकेराइड्स, कुछ कॉमन शुगर्स, उनको हम आज देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको कल के लेक्चर में कुछ जो है वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था। जैसे मैंने कंडेंसेशन जो कि सिंथेसिस है पॉलीमर मॉलिक्यूल की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं और इनके मोनोमर्स जो हैं वो ग्लूकोज यूनिट्स हैं। तो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए जो है ये ज्वाइन करते हैं और अल्टीमेटली जो है एक पॉलीसेकेराइड या पॉली सेकेराइड जो यूनिट है वो एक चेन जो है वो पूरी बन जाती है, ठीक है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जैसे कि हमने स्टार्च की, सेलुलोज की एग्जांपल्स जो है एज अ पॉलीसेकेराइड देखी थी। तो इसकी कुछ फॉर्मेशन के हवाले से जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैं यहाँ पर आपको मज़ीद इनको क्लियर करूँगी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपको कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाया गया है, दैट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीमर मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसमें जो है वो होता क्या है, इसमें डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है। कैसे रिमूव होता है? सपोज ये एक शॉर्ट पॉलीमर है जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं और ये इसका हाइड्रोजन है और ये इसका हाइड्रोक्सिल एंड है। ये कार्बन चेन है किसी भी पॉलीमर मॉलिक्यूल की, और ये इसका मोनोमर है जो कि इसने ज्वाइन करके इस पॉलीमर यूनिट को ज्वाइन करना है। तो होता क्या है कि ये मोनोमर जो है ये अपने हाइड्रोक्सिल एंड के ज़रिए जो है इसके करीब आता है और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ दिस मोनोमर एंड हाइड्रोजन ऑफ दिस कार्बन चेन, they will unite and they will combine and they will form one water molecule that is removed। यानी यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगी और डिहाइड्रेशन के बाद जो है ये मोनोमर मॉलिक्यूल जो है इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा अपनी एच एंड के साथ, ठीक है। तो जो है इस तरह एक फर्दर जो है एक और मोनोमर आएगा और उसके साथ अटैच हो जाएगा, और मोनोमर आएगा और मोनोमर आएगा। इस तरह मोनोमर्स जो हैं वो आपस में इस बॉन्ड के ज़रिए जो है ये जुड़ते जाएंगे। अब ये जो टाइप ऑफ बॉन्ड है ये डिपेंड करता है कि ये पॉलीमर जो है ये किस मॉलिक्यूल का। सपोज अगर ये कार्बोहाइड्रेट का, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था, तो ये जो बॉन्ड है इनके दरमियान में ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन है तो फिर यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अगर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो इसमें ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चूँकि हम कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टाइप ऑफ बॉन्ड है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। यानी बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं ये आपस में जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए ज्वाइन करते हैं। ये मैंने आपको कंडेंसेशन दिखा दी कि जब एक पॉलीमर मॉलिक्यूल के साथ जो है पॉलीपेप्टाइड या पॉलीमर मॉलिक्यूल जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो मोनोमर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे ज्वाइन करके पॉलीमर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जबकि जब ये पॉलीमर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है और इससे मोनोमर्स जो हैं अलहदा होते हैं तो उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेक डाउन जो है ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जो वाटर की प्रेजेंस में होता है, जो वाटर की वजह से होता है, उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं या हाइड्रोलिटिक ब्रेकडाउन ऑफ द मॉलिक्यूल कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही पॉलीमर मॉलिक्यूल है जिसमें 4 जो हैं वो इसके कार्बन स्केलेटन्स जो हैं वो शो किए गए हैं। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है इसने ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक होगा कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा और वाटर मॉलिक्यूल जो है इसको हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा और ये जो मोनोमर है ये अपने पॉलीमर मॉलिक्यूल से सेपरेट आउट हो जाएगा। यानी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लेगा और ये हाइड्रोजन ले लेगा और इस तरह ये जो है इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी या इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपको हाइड्रोलिसिस का और कंडेंसेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। यानी कोई भी पॉलीमर मॉलिक्यूल की जब सिंथेसिस होती है या उसकी ब्रेक डाउन होती है तो वो कैसे होती है। कंडेंसेशन के ज़रिए जो है उसकी सिंथेसिस होती है जो कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है जिसमें, जबकि जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो इसमें हाइड्रोलिसिस होती है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में जो है पॉलीमर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हो जाती है। हाँ जी।
कुछ हमने मोनोसेकेराइड्स कल पढ़े थे। मोनोसेकेराइड्स की मैंने आपको 2 क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। एक तो मैंने बताया था कि टाइप ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन होती है, यानी जिसमें मैंने आपको ट्राइओसिस, पेंटोसिस, हेप्टोसिस, हेक्सोसिस वगैरह पढ़ाई थी। और जो दूसरी क्लासिफिकेशन है मोनोसेकेराइड की, दैट इज़ बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की बेस पे मोनोसेकेराइड्स की 2 क्लासेस हैं। एक मैंने आपको बताई थी कि एक क्लास जो है वो एल्डोसिस की है, जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, और जो दूसरी क्लास है वो कीटोसिस है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन है। तो अब हम इनके जो स्ट्रक्चर फार्मूलाज है वो देखेंगे। मैंने जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं वो कल आपको करवा दिए थे, तो इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज जो हैं वो मैं अब आपको करवाने लगी हूँ। सबसे पहले जो है वो हम एल्डोसिस को देख लेते हैं। एल्डोसिस में जो है सबसे जो सिंपलेस्ट शुगर है वो है ट्राइओज। ट्राइओज इज़ अ 3 कार्बन शुगर। ये साथ साथ जो है वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगेन लिखा हुआ है। तो इसका नाम जो है वो कॉमन नेम है इसका ग्लिसरल्डिहाइड। इसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3, ठीक है। और कार्बन नंबर 1 जो है ये इसके साथ जो है वो लगा होता है एल्डिहाइड ग्रुप जो है कार्बन नंबर 1 पोजीशन पे, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये ग्लिसरल्डिहाइड है। फिर उसके बाद जो है पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर जो है इसमें एग्जांपल जो है वो राइबोज की आती है। राइबोज इज़ आल्सो एल्डोज शुगर, और ये इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद हेक्सोसिस शुगर आती है। हेक्सोसिस में जो कॉमन हेक्सोसिस हैं वो ग्लूकोज है और ग्लेक्टोज है। दोनों ही 6 कार्बन शुगर्स हैं और दोनों जो हैं एक दूसरे के आइसोमर्स भी हैं। इसमें जो है ये एक कार्बन नंबर पे कार्बन नंबर 4 के ऊपर जो है इसकी सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन में फ़र्क होता है, बाकी जो है ये सेम होती हैं। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज जो हैं वो सेम होते हैं, सिर्फ जो इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और वो कैसे डिफरेंट होता है कि कार्बन नंबर 4 के ऊपर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। ग्लूकोज में जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में कि ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल की ये पोजीशन है, जबकि ग्लैक्टोज में ये पोजीशन है। तो दोनों ही 6 कार्बन शुगर्स हैं, दोनों ही एल्डोज शुगर्स हैं। यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है सेकंड कैटेगरी जो है मोनोसेकेराइड्स की, दैट आर कीटोसिस। और कीटोसिस में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है। मैंने आपको बताया था कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो हमेशा कार्बन नंबर 1 की पोजीशन पे लगता है, और जो कीटोन ग्रुप होता है ये सेकंड पोजीशन पे या मिडल में लगता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे फंक्शनल ग्रुप जो कि पिंक में शो किए गए हैं ये सेकंड नंबर ऑफ कार्बन एटम पर लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन एग्जांपल्स आपको दिखाई जा रही हैं उसमें 3 कार्बन शुगर जो है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है। फिर राइबोलोज जो है दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ पेंटोज शुगर। इसमें देखें, आप देखें तो 5 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ कीटोन। सो दिस इज़ अ राइबोलोज। राइबोलोज इज़ अ कीटोज शुगर। देन है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज़ अ 6 कार्बन शुगर, 1 2 3 4 5 6, yani having the 6 number of carbon atoms, and this is a ketose sugar because it has a ketone group, and दिस इज़ आल्सो अ हेक्सोज, यानी 6 कार्बन शुगर है। तो ये आपको जो है वो कुछ मोनोसेकेराइड्स के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज और उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पर रिवाइज हो गई है। इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमने ओलिगोसेकेराइड्स पढ़े थे। ओलिगोसेकेराइड्स में हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देखी थी। हमने कहा कि 2 to 9 जो मोनोसेकेराइड्स है ये ज्वाइन करके जो है वो डिफरेंट टाइप्स के डाइसेकेराइड्स ओलिगोसेकेराइड्स बना सकते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड्स में जो सबसे ज़्यादा कॉमन ओलिगोसेकेराइड्स हैं वो हैं डाइसेकेराइड्स, ठीक है। डाइसेकेराइड्स में हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़ी थी। एक मैंने आपको सुक्रोज पढ़ाई, एक मैंने फ्रक्टोज पढ़ाई, और एक मैंने माल्टोज आपको पढ़ाई थी। तो उसमें से हम जो है वो माल्टोज की फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें हमें माल्टोज की फॉर्मेशन भी पता चल जाएगी, हमें ये भी पता चल जाएगा कि डाइसेकेराइड जो है वो कैसे बनता है, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। यहाँ पर आप देखें कि ये एक ग्लूकोज मालिक्यूल है, ये एक ग्लूकोज मालिक्यूल है, यानी दोनों ही ग्लूकोज मालिक्यूल अपनी रिंग फॉर्म में मौजूद हैं।
ठीक है। देखिए ग्लूकोज जो है ये दो तरह की फॉर्म्स में होता है, एक ओपन फॉर्म में होता है और एक क्लोज फॉर्म में होता है। क्लोज फॉर्म में ये रिंग फॉर्म में आता है और ओपन फॉर्म में जो है ये अभी मैंने आपको जो पीछे स्ट्रक्चर पढ़ाया है, इस वक्त जो ग्लूकोज है इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको रिंग फॉर्म में नज़र आ रही है। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये एक ग्लूकोज मालिक्यूल है, ये एक ग्लूकोज मालिक्यूल है। दिस इज़ द कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ 6। 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर जो है। ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसकी डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं। ठीक है। ये 1 to 6 भी हो सकता है और 1 to 4 भी हो सकता है, लेकिन माल्टोज के अंदर जो है ये 1 to 4 होता है। 1 to 4 का क्या मतलब होता है कि एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 और एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1। ठीक है। यानी बिटवीन दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ वन ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ अनदर ग्लूकोज मालिक्यूल। तो अगर ये इस तरह बनता है तो ये 1,4 लिंकेज होगी, और अगर कार्बन नंबर 1 ऑफ वन ग्लूकोज मालिक्यूल और कार्बन नंबर 6 ऑफ अनदर ग्लूकोज मालिक्यूल तो ये 1,6 लिंकेज होगी। ठीक है। तो इस वक्त जो माल्टोज की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये जो लिंकेज होती है ये 1,4 लिंकेज होती है, यानी कार्बन नंबर 1 ऑफ वन ग्लूकोज मालिक्यूल एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ अनदर ग्लूकोज मालिक्यूल। अब ये देखें इस ग्लूकोज मालिक्यूल का कार्बन नंबर 4 जो है ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, और यहाँ से इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये दोनों मिल के जो है यहाँ पर वाटर मालिक्यूल रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे वाटर मालिक्यूल की रिमूवल हो रही है, यानी यहाँ पर क्या हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है। कंडेंसेशन क्या है, ये सिंथेटिक प्रोसेस है एक, यानी यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुई है, वाटर मालिक्यूल की रिमूवल हुई है, और जहाँ से वाटर मालिक्यूल रिमूव हुआ है उसके दरमियान में एक बॉन्ड बन गया है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज, दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये चूंकि 1 कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान में हुई है इसलिए हम इसको 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। तो एज ए रिजल्ट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ टू ग्लूकोज मालिक्यूल्स we get a disaccharide that is a maltose, यानी maltose जो है वो एक डाइसेकेराइड है, और इसके जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं वो कौन से हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज हैं। इसी तरह जो है यहाँ पर आपको जो है वो फॉर्मेशन दिखाई गई है बिटवीन दी ग्लूकोज एंड दी बिटवीन आपको सुक्रोज की फॉर्मेशन दिखाई गई है, और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान में ये लिंकेज हो रही है। ठीक है। इसमें इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको लिंकेज दिखाई गई है दैट इज़ 1,2 लिंकेज। पीछे जो हमने माल्टोज में देखी है वो 1,4 लिंकेज है। अब यहाँ पर आपको जो लिंकेज नज़र आ रही है वो है 1,2 लिंकेज। अब यहाँ पर जो है एक 5 साइडेड रिंग है, दूसरा जो है इसका मेंबर जो है वो 6 कार्बन रिंग है। ठीक है। क्योंकि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान में ये जो है वो बनता है। सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। इसमें जो एक मोनोसेकेराइड है वो ग्लूकोज होता है और दूसरा मोनोसेकेराइड जो है वो फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज जो है ये हमने 5 कार्बन शुगर में पढ़ी है, जबकि ग्लूकोज जो है ये हमने 6 कार्बन शुगर में पढ़ी है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है फ्रक्टोज का कार्बन नंबर जो है वो 2, यानी यहाँ से अगर आप इसकी नंबरिंग स्टार्ट करें 1 और 2, और दूसरी तरफ जो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, इनके दरमियान में चूंकि ये लिंकेज हो रही है इसलिए हम इसको 1,2 लिंकेज कह रहे हैं। और उसी तरह जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से कार्बन नंबर 1 और यहाँ से हाइड्रोजन ऑफ दी कार्बन नंबर 2 के दरमियान में एक जो है ये दोनों हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये मिलके वाटर मालिक्यूल को एक रिमूव करेंगे, और एज ए रिमूवल ऑफ वाटर मालिक्यूल यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बन नंबर 1 ऑफ द ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ द फ्रक्टोज। सो दिस इज कॉल्ड एज 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ से आपने जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी आपके सामने आ गए हैं कि माल्टोज में टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सी है, 1,4 है, और सुक्रोज में कौन सी है, 1,2 है। माल्टोज के जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं वो कौन से हैं, वो 2 ग्लूकोज मालिक्यूल्स हैं, जबकि सुक्रोज के जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं वो कौन से हैं, उनमें एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है।
तो यहाँ पर जो है वो आपको डाइसेकेराइड की फॉर्मेशन भी समझ आ गई होगी, आपको माल्टोज की फॉर्मेशन और सुक्रोज की फॉर्मेशन भी पता चल गई, आपको 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की एग्जांपल्स भी समझ आ गई और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन भी समझ आ गई है। यहाँ पर आपको जो है ग्लूकोज की अल्फ़ा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है। अल्फ़ा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन जो हैं ये रिंग फॉर्म में आपको दिखाई गई हैं। इनमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि दोनों ये जो फॉर्म्स हैं, रिंग्स फॉर्म्स हैं, ये इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स हैं, रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इनको हम अल्फ़ा और बीटा जो है ये इससे डिनोट करते हैं। और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो प्लेसमेंट है कार्बन नंबर 1 के ऊपर उसमें फ़र्क होता है, यानी कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन है उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, और जो अल्फ़ा ग्लूकोज है, अल्फ़ा ग्लूकोज जो है ये स्टार्च का मोनोमर है, जबकि जो बीटा ग्लूकोज है ये सेलुलोज का मोनोमर है। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ जो है कार्बन की कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल की पोजीशन है ये आपको डायग्राम में नज़र भी आ रही है कि ये कार्बन नंबर 1 है, और कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल की पोजीशन है वो चेंज है। अल्फ़ा में जो है ये नीचे लगा हुआ है और बीटा कॉन्फ़िगरेशन में ये ऊपर लगा हुआ है, बस ये दोनों में डिफरेंस है। और इसके अलावा जो है ये दोनों फॉर्म्स जो होती हैं अल्फ़ा और बीटा जो होती हैं ये दोनों कन्वर्टेबल होती हैं, इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट हो सकती है, बीटा जो है अल्फ़ा में कन्वर्ट हो सकती है। ये इसकी ओपन फॉर्म आपको दिखाई गई है, ये आपको इसकी रिंग फॉर्म दिखाई गई है। और जो अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो अल्फ़ा ग्लूकोज है दैट इज़ अ मोनोमर फॉर दी स्टार्च, और जो बीटा ग्लूकोज है दैट इज़ अ मोनोमर फॉर दी सेलुलोज फॉर्मेशन। ठीक है, स्टार्च में जो ग्लूकोज अल्फ़ा ग्लूकोज है उसके दरमियान में 1,4 लिंकेज होती है, जबकि सेलुलोज में जो बीटा ग्लूकोज है इसकी जो लिंकेज होती है इसकी भी 1,4 लिंकेज होती है। तो ये आपको स्टार्च का स्ट्रक्चर दिखाया गया है और ये आपको जो है सेलुलोज का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और दोनों में डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिल की पोजीशन का है अल्फा और बीटा में। तो यहाँ पर आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स।